नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक ऐसी कहानी जो शायद आपको बहुत जानी पहचानी लगे। ये कहानी है प्रिया की। प्रिया एक प्रतिभाशाली युवा ग्राफिक डिजाइनर है जो अपने काम में बहुत अच्छी है। ऑफिस में हर कोई उसकी रचनात्मकता की तारीफ करता है। उसका एक सहकर्मी है राहुल, जो बेहद आकर्षक और मिलनसार है। वो हमेशा प्रिया के काम की तारीफ करता है, उसे बताता है कि वो कितनी प्रतिभाशाली है और अक्सर उसके लिए कॉफी लाता है। प्रिया को लगता है कि उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया है। धीरे धीरे राहुल प्रिया से छोटे छोटे काम कराने लगता है। प्रिया, तुम इस डिजाइन में बहुत अच्छी हो, क्या तुम बस इस पर एक नजर डाल सकती हो? या फिर मैं इस प्रेजेंटेशन में थोड़ा फंस गया हूं, तुम्हारी रचनात्मक आंखें इसे ठीक कर देंगी। प्रिया मदद करने और अपनी दोस्ती बनाए रखने की इच्छा से हमेशा हाँ कह देती है। कुछ महीनों बाद प्रिया खुद को राहुल के लगभग सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए पाती है, जबकि राहुल को सारा श्रेय मिलता है। वो थकी हुई और तनावग्रस्त महसूस करती है। जब वो विनम्रता से राहुल को बताती है कि वो बहुत ज्यादा काम कर रही है, तो राहुल हैरान और दुखी होने का नाटक करता है। वो कहता है, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम्हारी प्रतिभा सबके सामने आए। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी संवेदनशील हो। शायद मैं ही तुम्हें गलत समझ रहा था। प्रिया को तुरंत अपराध बोध होता है। उसे लगता है कि शायद वो सच में ज्यादा सोच रही है और उसे अपने अच्छे दोस्त के प्रति ज्यादा आभारी होना चाहिए। वो राहुल से माफी मांगती है और पहले से भी ज्यादा मेहनत से काम करने लगती है। प्रिया को यह एहसास नहीं है कि वो दोस्ती नहीं बल्कि एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली हेरफेर का शिकार हो रही है। प्रिया की कहानी कोई अनोखी घटना नहीं है। ये हमारे चारों ओर, हमारे ऑफिस में, हमारे रिश्तों में और यहाँ तक कि हमारे परिवारों में भी हर दिन घटित होती है। ये डार्क साइकोलॉजी का एक आदर्श उदाहरण है। आज हम विनी नेल्सन की किताब डार्क साइकोलॉजी की गहराइयों में उतरेंगे। ये किताब हमें मानव स्वभाव के उस अंधेरे पक्ष से परिचित कराती है जिसके बारे में हम अक्सर बात करने से बचते हैं। ये हमें सिखाती है कि कुछ लोग दूसरों को नियंत्रित करने, उनका शोषण करने और अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग कैसे करते हैं। लेकिन इस किताब का उद्देश्य आपको एक हेरफेर करने वाला बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य आपको इन तकनीकों के बारे में शिक्षित करना है ताकि आप इन्हें पहचान सकें, खुद को इनसे बचा सकें और अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस अपने हाथों में ले सकें। तो डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या? ये मानव स्थिति का अध्ययन है जो उन लोगों की मनोवैज्ञानिक प्रकृति से संबंधित है जो दूसरों का शिकार करते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि हेरफेर करने की क्षमता हम सभी में कुछ हद तक मौजूद है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी उन लोगों पर केंद्रित है जिनके लिए हेरफेर और शोषण जीवन का एक तरीका है। इन लोगों को अक्सर डार्क ट्रायड व्यक्तित्व वाले के रूप में वर्णित किया जाता है। डार्क ट्रायड 3 संबंधित लेकिन अलग अलग नकारात्मक व्यक्तित्व लक्षणों का एक समूह है। नार्सिसिज्म, ये आत्म-महत्व, भव्यता, हकदारी और सहानुभूति की कमी की भावना से चिन्हित है। नार्सिसिस्ट लोग खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं और लगातार प्रशंसा और ध्यान चाहते हैं। वे दूसरों की भावनाओं को समझने में असमर्थ होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों का उपयोग करने में कोई हिचक महसूस नहीं करते। मैकियोवेलिनिज्म, ये लक्षण इटालियन दार्शनिक निकोलो मैकियोवेली के नाम पर रखा गया है। ये चालाकी, धोखेबाजी, नैतिकता की कमी और अपने स्वार्थ पर एक गणनात्मक ध्यान केंद्रित करने से चिन्हित है। मैकियोवेलिन लोग मानते हैं कि अंत साधनों को सही ठहराता है। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए झूठ बोलने, धोखा देने और दूसरों का शोषण करने के लिए तैयार रहते हैं। साइकोपैथी, ये डार्क ट्रायड का सबसे द्वेषपूर्ण लक्षण माना जाता है। ये सहानुभूति और पश्चाताप की गहरी कमी, आवेगपूर्ण व्यवहार और उथली भावनाओं से चिन्हित है। मनोरोगी अक्सर आकर्षक और करिश्माई हो सकते हैं, लेकिन वे दूसरों के दर्द को महसूस करने में पूरी तरह से असमर्थ होते हैं और बिना किसी अपराध बोध के दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये लक्षण एक स्पेक्ट्रम पर मौजूद हैं। हम सभी में इनमें से कुछ लक्षण हो सकते हैं, लेकिन डार्क ट्रायड व्यक्तित्व वाले लोगों में ये लक्षण बहुत अधिक और हानिकारक स्तर पर होते हैं। ये वे लोग हैं जो जानबूझकर दूसरों को नियंत्रित करने और उनका शोषण करने के लिए डार्क साइकोलॉजी की तकनीकों का उपयोग करते हैं। इस यात्रा में हम इन तकनीकों को उजागर करेंगे, ये समझेंगे कि वे कैसे काम करती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम ये सीखेंगे कि खुद को इनके प्रभाव से कैसे बचाएं। ये ज्ञान एक कवच की तरह है जो आपको मनोवैज्ञानिक शिकारियों से बचाने में मदद करेगा और आपको एक अधिक जागरूक और सशक्त जीवन जीने की शक्ति देगा।
डार्क साइकोलॉजी के शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली और खतरनाक हथियारों में से दो हैं माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग। ये शब्द अक्सर विज्ञान कथा फिल्मों या जासूसी कहानियों से जुड़े लगते हैं, लेकिन विनी नेल्सन हमें दिखाती हैं कि ये तकनीकें हमारे रोजमर्रा के जीवन में सूक्ष्म और कपटी तरीकों से मौजूद हैं। इन्हें समझना हेर-फेर के खिलाफ हमारी रक्षा की पहली पंक्ति है। माइंड कंट्रोल का मतलब किसी के सिर में तार लगा के उसे कठपुतली की तरह नचाना नहीं है। डार्क साइकोलॉजी के संदर्भ में माइंड कंट्रोल किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को उनकी जानकारी या सहमति के बिना प्रभावित करने की प्रक्रिया है। ये क्रमिक प्रक्रिया है जो अक्सर पीड़ित के विश्वास को जीत कर शुरू होती है। एक हेरफेर करने वाला पहले एक आकर्षक, भरोसेमंद और सहायक व्यक्ति के रूप में खुद को प्रस्तुत कर सकता है। एक बार जब वे आपका विश्वास जीत लेते हैं, तो वे धीरे धीरे आपकी सोच को आकार देना शुरू कर देते हैं। वे आपकी असुरक्षाओं का फायदा उठा सकते हैं, आपकी आत्ममूल्यता को कम कर सकते हैं और आपको ये विश्वास दिला सकते हैं कि आप उनके बिना निर्णय लेने में अक्षम हैं। इसका अंतिम लक्ष्य है आपको उन पर निर्भर बनाना, ताकि वे आपको अपने लाद के लिए नियंत्रित कर सकें। ब्रेन वॉशिंग माइंड कंट्रोल का एक अधिक तीव्र और व्यवस्थित रूप है। ये किसी व्यक्ति की मौजूदा मान्यताओं, मूल्यों और पहचान को मिटाने और उन्हें एक नए सेट के साथ बदलने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। ये अक्सर अलगाव यानी आइसोलेशन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जहां पीड़ित को दोस्तों, परिवार और सूचना के अन्य स्रोतों से काट दिया जाता है। हेरफेर करने वाला सूचना का एकमात्र स्रोत बन जाता है। फिर वे लगातार दोहराव, नींद की कमी, भावनात्मक हेरफेर और कभी-कभी शारीरिक दबाव का उपयोग करके पीड़ित की वास्तविकता की भावना को तोड़ना शुरू कर देते हैं। लक्ष्य पीड़ित को एक ऐसी अवस्था में लाना है जहां वे क्रिटिकली सोचने में असमर्थ हों और हेर-फेर करने वाले द्वारा दी गई किसी भी जानकारी को स्वीकार करने के लिए तैयार हों। जबकि चरम ब्रेन वॉशिंग अक्सर पंथों या युद्धबंदियों के शिविरों से जुड़ी होती है। इसके हल्के रूप हमारे करीब भी हो सकते हैं। एक अपमानजनक रिश्ते में एक साथी लगातार दूसरे को बता सकता है कि वे बेकार हैं, कि कोई और उन्हें कभी प्यार नहीं करेगा और ये कि वे रिश्ते में सभी समस्याओं के लिए दोषी हैं। समय के साथ पीड़ित इस झूठी कहानी पर विश्वास करना शुरू कर सकता है, अपनी आत्ममूल्यता की भावना खो सकता है और ये मान सकता है कि वे अपमानजनक रिश्ते के लायक हैं। ये एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली प्रकार की ब्रेन वॉशिंग है। ये तकनीकें इतनी प्रभावी क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे दिमाग की प्राकृतिक कमजोरियों का फायदा उठाती हैं। हमारा दिमाग लगातार दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है और ये अक्सर सबसे आसान और सबसे सुसंगत कहानी को स्वीकार कर लेता है। एक हेरफेर करने वाला एक सरल, सुसंगत लेकिन पूरी तरह से झूठी कहानी प्रदान करता है और फिर वे उस कहानी का खंडन करने वाली किसी भी जानकारी को व्यवस्थित रूप से समाप्त कर देता है। डार्क ट्रायड पर्सनैलिटी वाले लोग इन तकनीकों के स्वाभाविक मास्टर होते हैं। एक नार्सिसिस्ट माइंड कंट्रोल का उपयोग कर, ताकि वे लगातार प्रशंसा और ध्यान का केंद्र बना रहे, वे आपको ये विश्वास दिला सकते हैं कि उनकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है और यदि वे दुखी हैं तो ये आपकी गलती है। एक मैकियावेलियन अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए ब्रेन वॉशिंग का उपयोग कर सकता है। वे एक सहकर्मी के बारे में झूठी अफवाहें फैला सकते हैं, उन्हें उनकी क्षमताओं पर संदेह करने के लिए मजबूर कर सकते हैं और अंततः उन्हें तोड़ सकते हैं ताकि वे उनकी जगह ले सकें। एक साइकोपैथ दूसरों पर पूर्ण नियंत्रण और प्रभुत्व हासिल करने के लिए इन तकनीकों का उपयोग कर सकता है, अक्सर केवल ऐसा करने के थ्रिल के लिए। ये तकनीकें पहचानना मुश्किल हो सकती हैं, क्योंकि ये अक्सर प्यार, देखभाल या मदद की आड़ में छुपी होती हैं। हेर-फेर करने वाला शायद ही कभी विलन की तरह दिखता है। वे अक्सर सबसे आकर्षक और भरोसेमंद व्यक्ति होते हैं जिन्हें आप जानते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपनी भावनाओं और अंतर्ज्ञान पर ध्यान दें। यदि कोई रिश्ता या स्थिति आपको लगातार भ्रमित, थका हुआ या अपनी क्षमताओं पर संदेह करने वाला महसूस करवाती है, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। ये एक संकेत हो सकता है कि कोई आपकी सोच को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। ये समझना कि ये तकनीकें कैसे काम करती हैं, हमें उस अदृश्य प्रभाव को देखने और खुद को उसके हानिकारक परिणामों से बचाने की शक्ति देता है। अगले भाग में हम एक और भी अधिक आम और कपटी हथियार का पता लगाएंगे, भावनात्मक हेरफेर। डार्क साइकोलॉजी के शस्त्रागार में भावनात्मक हेरफेर शायद सबसे आम और सबसे विनाशकारी हथियार है। यह सीधे तौर पर किसी व्यक्ति की भावनाओं को लक्षित करता है, उनके डर, उनकी असुरक्षा, उनका अपराध बोध और उनका प्यार, ताकि उन्हें नियंत्रित किया जा सके। यह एक अदृश्य युद्ध है जो मन और हृदय में लड़ा जाता है और इसके घाव अक्सर शारीरिक घावों से कहीं ज्यादा गहरे होती हैं।
विनी नेल्सन हमें इन कपटी युक्तियों को पहचानने और उनका मुकाबला करने के लिए ज्ञान से लैस करती हैं। भावनात्मक हेरफेर के सबसे प्रचलित रूपों में से एक है गैस लाइटिंग। यह शब्द 1938 के एक नाटक गैस लाइट से आया है, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वह पागल हो रही है ताकि वह उसे नियंत्रित कर सके। गैस लाइटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को उनकी अपनी वास्तविकता, उनकी यादों और उनकी समझ पर संदेह करने के लिए मजबूर करता है। यह धीरे धीरे पीड़ित के आत्मविश्वास और आत्ममूल्य को नष्ट कर देता है, जिससे वे हेरफेर करने वाले पर और भी अधिक निर्भर हो जाते हैं। गैस लाइटिंग कई रूपों में आ सकती है। यहाँ कुछ सामान्य वाक्यांश और युक्तियां दी गई हैं। इनकार, ऐसा कभी नहीं हुआ, तुम सब कुछ अपने मन में बना रहे हो। हेरफेर करने वाला स्पष्ट रूप से उन घटनाओं से इनकार करेगा जो हुई थीं, जिससे आप अपनी याददाश्त पर सवाल उठाने लगते हैं। तुच्छ बनाना, तुम बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, या फिर तुम हर छोटी बात का पहाड़ बना देते हो। यह आपकी भावनाओं को अमान्य करने का एक तरीका है, जिससे आपको लगता है कि आपकी प्रतिक्रियाएं अनुचित हैं। दोष मढ़ना, मुझे ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि तुमने मुझे उकसाया। हेरफेर करने वाला कभी भी अपने कार्यों की जिम्मेदारी नहीं लेता है और हमेशा पीड़ित को ही दोषी ठहराने का एक तरीका खोज लेता है। दूसरों का उपयोग करना, तुम्हारे दोस्त भी सोचते हैं कि तुम पागल हो। यह आपको अलग थलग करने और यह महसूस कराने का एक तरीका है कि आप अकेले हैं और केवल हेरफेर करने वाला ही आपकी सच्चाई को समझता है। भावनात्मक हेरफेर का एक और शक्तिशाली रूप है अपराध बोध कराना। इसमें हेरफेर करने वाला पीड़ित को उन चीजों के लिए जिम्मेदार महसूस कराता है जिनके लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते तो तुम ऐसा करते। यह वाक्यांश पीड़ित की भावनाओं का उपयोग उन्हें कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करने के लिए करता है जो वे नहीं करना चाहते। पीड़ित की भूमिका निभाना भी एक आम युक्ति है। हेरफेर करने वाला हमेशा खुद को एक असहाय पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करेगा, जिससे आप उनके लिए सहानुभूति महसूस करें और उनकी मदद करने के लिए मजबूर हो, भले ही वे वास्तव में स्थिति में आक्रामक हों। यह डार्वो प्रतिक्रिया का एक हिस्सा है, जिसका अर्थ है इनकार करना, हमला करना और पीड़ित और अपराधी की भूमिकाओं को उलटना। डिनाई, अटैक एंड रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर। ये तकनीकें इतनी प्रभावी क्यों हैं? क्योंकि वे हमारी सबसे बुनियादी मानवीय जरूरतों और कमजोरियों को निशाना बनाती हैं। प्यार किए जाने की जरूरत, स्वीकार किए जाने की जरूरत और सही होने की जरूरत। हम अपने संबंधों में सामंजस्य चाहते हैं और हम अक्सर उस सामंजस्य को बनाए रखने के लिए अपनी खुद की भावनाओं और धारणाओं पर सवाल उठाने को तैयार रहते हैं। डार्क ट्रायड व्यक्तित्व वाले लोग भावनात्मक हेरफेर के विशेषज्ञ होते हैं। एक नार्सिसिस्ट लगातार गैसलाइटिंग का उपयोग करेगा ताकि वह हमेशा सही और श्रेष्ठ बना रहे। वे आपकी वास्तविकता को तब तक तड़ोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे जब तक कि वह उनकी भव्य आत्मछवि के अनुरूप न हो जाए। एक मैकियावेलियन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामरिक रूप से अपराध बोध का उपयोग करेगा। वे जानते हैं कि कौन से भावनात्मक बटन दबाने हैं ताकि आप उनकी मांगों को पूरा करें। एक साइकोपैथ दूसरों के दर्द से आनंद प्राप्त करने के लिए भावनात्मक हेरफेर का उपयोग कर सकता है। वे बिना किसी पश्चाताप के आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, केवल यह देखने के लिए कि आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। इन तकनीकों से खुद को बचाने का पहला कदम उन्हें पहचानना है। अपनी भावनाओं पर भरोसा करना सीखें। यदि कोई बातचीत या रिश्ता आपको लगातार भ्रमित, दोषी या अपनी समझ पर संदेह करने वाला महसूस कराता है, तो एक कदम पीछे हटकर स्थिति का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करें। याद रखें, आपकी भावनाएं वैध हैं। किसी को भी आपको यह बताने का अधिकार नहीं है कि आपको कैसा महसूस करना चाहिए। भावनात्मक हेरफेर को पहचानना उस अदृश्य पिंजड़े को देखना है जिसमें आपको रखा गया है, और एक बार जब आप पिंजड़े को देख लेते हैं तो आप उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजना शुरू कर सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में धोखे और झूठ बोलना हेरफेर करने वालों के लिए सांस लेने की तरह स्वाभाविक है। वे अपनी कहानियों को इतनी दृढ़ता और आकर्षण के साथ बुनते हैं कि सबसे समझदार व्यक्ति भी उनके जाल में फंस सकता है। विनी नेल्सन हमें सिखाती हैं कि धोखे की इस जटिल दुनिया को नेविगेट करने के लिए हमें केवल शब्दों पर ही नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपे इरादों और विसंगतियों पर भी ध्यान देना होगा। एक आम धारणा है कि हम शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर झूठ का पता लगा सकते हैं, जबकि ये सच है कि कुछ अशाब्दिक संकेत
धोखे की ओर इशारा कर सकते हैं, जैसे कि आंखों से संपर्क से बचना या बेचैन होना। ये कोई अचूक विज्ञान नहीं है। कुशल झूठे अपनी शरीर की भाषा को नियंत्रित करने में माहिर हो सकते हैं, और ईमानदार लोग भी घबराहट के कारण धोखे के संकेत दिखा सकते हैं। इसलिए केवल शरीर की भाषा पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। झूठ का पता लगाने का एक अधिक विश्वसनीय तरीका है विसंगतियों की तलाश करना। एक हेरफेर करने वाले को अक्सर अपनी झूठी कहानियों का एक जटिल जाल बनाए रखना पड़ता है। समय के साथ इन कहानियों में दरारें दिखाई देने लगती हैं। वे जो आज कहते हैं वो उससे मेल नहीं खा सकता जो उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था। वे जो कहते हैं वो उनके कार्यों से मेल नहीं खा सकता। इन विसंगतियों पर ध्यान देना धोखे का एक शक्तिशाली संकेतक हो सकता है। एक और पावरफुल टेक्निक है आधार रेखा व्यवहार स्थापित करना। हर व्यक्ति का एक सामान्य आराम की स्थिति में व्यवहार करने का एक तरीका होता है। जब आप किसी के साथ बातचीत करते हैं तो उनके आधार रेखा व्यवहार पर ध्यान दें। वे कैसे बैठते हैं, वे कैसे बात करते हैं, उनकी आवाज का लहजा कैसा है। जब आप एक संवेदनशील विषय पर बात करना शुरू करते हैं तो देखें कि क्या उनके व्यवहार में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होता है। क्या वे अचानक रक्षात्मक हो जाते हैं? क्या उनकी आवाज ऊंची हो जाती है? आधार रेखा से ये विचलन एक संकेत हो सकता है कि वे कुछ छिपा रहे हैं। डार्क साइकोलॉजी में एक और उन्नत धोखे की तकनीक है जिसे विभाजन या काले और सफेद सोच के रूप में जाना जाता है। ये एक रक्षा तंत्र है जिसमें एक व्यक्ति लोगों, स्थितियों या यहां तक कि खुद को भी पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा के रूप में देखता है। कोई मध्य मैदान नहीं होता है। एक हेरफेर करने वाला इस तकनीक का उपयोग आपको अपनी तरफ करने के लिए और दूसरों को बदनाम करने के लिए कर सकता है। वे किसी को एक दिन एक नायक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और अगले दिन एक खलनायक के रूप में। यह आपको भ्रमित करने और आपकी वास्तविकता की भावना को अस्थिर करने के लिए डिजाइन किया गया है। वे आपको ये विश्वास दिला सकते हैं कि यदि आप मेरे साथ नहीं हैं तो आप मेरे खिलाफ हैं, जिससे एक झूठा द्वंद्व पैदा होता है जो आपको उनकी तरफ चुनने के लिए मजबूर करता है। मंडेला प्रभाव जैसी मनोवैज्ञानिक घटनाओं का भी हेरफेर करने वालों द्वारा फायदा उठाया जा सकता है। मंडेला प्रभाव तब होता है जब लोगों का एक बड़ा समूह किसी ऐसी घटना को याद करता है जो वास्तव में कभी हुई नहीं। ये हमारी याददाश्त की अविश्वसनीयता को दर्शाता है। एक हेरफेर करने वाला इस सिद्धांत का उपयोग आपको अपनी यादों पर संदेह करने के लिए कर सकता है। वे कह सकते हैं, मुझे यकीन है कि हमने इस पर सहमति व्यक्त की थी, भले ही आपने नहीं की हो। ये जानते हुए कि आप अपनी याददाश्त पर संदेह करना शुरू कर सकते हैं। इन धोखे की तकनीकों से खुद को बचाने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करना आवश्यक है। जानकारी को अंकित मूल्य पर स्वीकार न करें, खासकर जब दांव ऊंचे हों। सवाल पूछें, सबूत मांगें, अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करें। यदि कुछ सही नहीं लगता है तो शायद ये सही नहीं है। ये भी याद रखना जरूरी है कि हम सभी संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों के प्रति संवेदनशील हैं, जो हमें धोखे के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, पुष्टिकरण पूर्वाग्रह हमें उसी जानकारी की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करती है। एक हेरफेर करने वाला इस पूर्वाग्रह का फायदा उठा सकता है, आपको वही बताकर जो आप सुनना चाहते हैं, ताकि आप उनकी बड़ी कहानी का सवाल ना उठाएं। धोखे की कला को समझना हमें एक अधिक समझदार और जागरूक व्यक्ति बनाता है। यह हमें सिखाता है कि सतह के नीचे देखें, शब्दों के बाद सुनें और अपनी वास्तविकता की रक्षा के लिए अपने क्रिटिकल फैकल्टीज का उपयोग करें। अब तक हमने डार्क साइकोलॉजी के विभिन्न हथियारों की खोज की है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या अनुनय यानी परसुएशन और हेरफेर यानी मैनिपुलेशन के बीच कोई अंतर है? क्या हर कोई जो हमें कुछ करने के लिए मनाने की कोशिश करता है वो एक डार्क साइकोलॉजिस्ट है? विनी नेल्सन इस महत्वपूर्ण तंत्र को स्पष्ट करती हैं और इसे समझना हमें एक अधिक नैतिक और प्रभावी संचारक बनने में मदद करता है। साथ ही हमें अनैतिक हेरफेर को पहचानने में भी मदद करता है। अनुनय और हेरफेर दोनों ही दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने का प्रयास है। अंतर उनके इरादे और उनके तरीकों में निहित है। नैतिक अनुनय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप दूसरों को एक ऐसा निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो उनके और आपके दोनों के सर्वोत्तम हित में हो। ये पारदर्शिता, ईमानदारी और आपसी सम्मान पर आधारित है। एक अच्छा विक्रेता जो वास्तव में मानता है कि उसका उत्पाद आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, वो आपको उसे खरीदने के लिए मनाने के लिए नैतिक अनुनय का उपयोग कर रहा है।
एक नेता जो अपनी टीम को एक कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, ये विश्वास करते हुए कि ये संगठन और उसके सदस्यों दोनों के लिए फायदेमंद होगा, वो नैतिक अनुनय का उपयोग कर रहा है। नैतिक अनुनय में सभी पक्षों के लिए एक जीत-जीत की स्थिति बनाने का प्रयास होता है। ये दूसरे व्यक्ति की स्वायत्तता का सम्मान करता है और उन्हें सभी जानकारी के साथ एक सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है। अनैतिक हेरफेर यानी अनएथिकल मैनिपुलेशन इसके विपरीत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप दूसरों को धोखा या मजबूर करते हैं कि वो एक ऐसा निर्णय लें जो केवल आपके सर्वोत्तम हित में हो, अक्सर उनके नुकसान पर। ये धोखे, दबाव और भावनात्मक शोषण पर आधारित है। एक कार विक्रेता जो आपको दोषपूर्ण कार खरीदने के लिए झूठ बोलता है, वो हेरफेर का उपयोग कर रहा है। एक दोस्त जो आपको पैसे उधार देने के लिए अपराध बोध कराता है, ये जानते हुए कि वे उसे कभी वापस नहीं करेंगे, वो हेरफेर का उपयोग कर रहा है। हेरफेर में हमेशा एक जीत-हार की स्थिति होती है। ये दूसरे व्यक्ति की स्वायत्तता का उल्लंघन करता है और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाता है। तो हम इन दोनों के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं? यहाँ कुछ प्रमुख संकेतक हैं। पारदर्शिता। क्या व्यक्ति अपने इरादों के बारे में खुला और ईमानदार है या वे कुछ छिपा रहे हैं? नैतिक अनुनय पारदर्शी होता है, हेरफेर अक्सर गुप्त होता है। दबाव। क्या आपको निर्णय लेने के लिए समय और स्थान दिया जा रहा है या क्या आप पर तत्काल निर्णय लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है? हेरफेर अक्सर तात्कालिकता की एक झूठी भावना पैदा करता है ताकि आप क्रिटिकली सोचने का समय ना निकाल सकें। भावना बनाम लॉजिक। क्या व्यक्ति तर्क और तथ्यों के आधार पर अपना मामला बना रहा है या वे केवल आपकी भावनाओं यानी डर, अपराधबोध और लालच को लक्षित कर रहे हैं? जबकि भावना अनुनय का एक वैध हिस्सा हो सकती है, हेरफेर अक्सर तर्क को पूरी तरह से दरकिनार करने के लिए अत्यधिक भावनात्मक अपील पर निर्भर होता है। परिणाम। क्या प्रस्तावित कार्यवाही से सभी को लाभ होगा या क्या एक व्यक्ति को दूसरे की कीमत पर असमान रूप से लाभ होगा? नैतिक अनुनय पारस्परिक लाभ की तलाश करता है, हेरफेर स्वार्थी लाभ की तलाश करता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि अनुनय के कई उपकरण जैसे कि तालमेल बनाना, कहानी सुनाना और सामाजिक प्रमाण का उपयोग करना अपने आप में नैतिक या अनैतिक नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनका उपयोग कैसे किया जाता है। एक शिक्षक एक छात्र को प्रेरित करने के लिए एक शक्तिशाली कहानी का उपयोग कर सकता है, अनुनय। एक पंथ नेता नए सदस्यों की भर्ती के लिए उसी तकनीक का उपयोग कर सकता है, हेरफेर। डार्क ट्रायड व्यक्तित्व वाले लोग इस रेखा को धुंधला करने में माहिर होते हैं। वे अक्सर अपने स्वार्थी इरादों को मदद या परोपकार की आड़ में छिपाते हैं। एक नार्सिसिस्ट आपको यह विश्वास दिला सकता है कि वो आपकी मदद कर रहा है, जबकि वास्तव में वो केवल अपनी भव्यता की भावना को खिला रहा है। एक मैकियावेलियन आपको यह विश्वास दिला सकता है कि एक डील आपके लिए बहुत अच्छी है, जबकि वास्तव में उन्होंने इसे अपने पक्ष में धांधली की है। इस अंतर को समझना हमें दो तरह से सशक्त बनाता है। पहला, यह हमें एक अधिक नैतिक और प्रभावी संचारक बनने में मदद करता है। हम सीख सकते हैं कि दूसरों को ईमानदारी और सम्मान के साथ कैसे प्रभावित किया जाए। दूसरा, यह हमें एक तेज तर्रार हेरफेर डिटेक्टर बनाता है। हम उन संकेतों को पहचानना सीखते हैं जो बताते हैं कि कोई हमें परसुएड नहीं बल्कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये ज्ञान हमें उन लोगों और स्थितियों से खुद को बचाने की अनुमति देता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक आम धारणा है कि हेरफेर करने वाले शक्तिशाली और आत्मविश्वासी लोग होते हैं जो किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल है। विनी नेल्सन की किताब हमें सिखाती है कि हेरफेर करने वाले, जिन्हें अक्सर डार्क पर्सनैलिटी वाले लोग कहा जाता है, अपने पीड़ितों का चुनाव बहुत सावधानी से करते हैं। वे उन लोगों की तलाश में रहते हैं जिनमें कुछ खास तरह की कमजोरियां या विशेषताएं होती हैं जो उन्हें हेरफेर के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती हैं। ये समझना कि हेरफेर करने वाले अपने पसंदीदा पीड़ितों को कैसे चुनते हैं, खुद को एक आसान लक्ष्य बनने से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो वे कौन से गुण हैं जो किसी को एक आकर्षक लक्ष्य बनाते हैं? लोगों को खुश करने की प्रवृत्ति। जो लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं और ना कहने में कठिनाई महसूस करते हैं, वे हेरफेर करने वालों के लिए प्रमुख लक्ष्य होते हैं। ये लोग संघर्ष से बचते हैं और दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखते हैं। एक हेरफेर करने वाला इस प्रवृत्ति का फायदा उठाता है, ये जानते हुए कि वे अपराध बोध या सामाजिक दबाव का उपयोग करके उन्हें कुछ भी करने के लिए मना सकते हैं। कम आत्मसम्मान। जिन लोगों में आत्मसम्मान की कमी होती है, वे अक्सर बाहरी वैलिडेशन की तलाश में रहते हैं।
वे ये विश्वास करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं कि वे मूल्यवान हैं। एक हेरफेर करने वाला, विशेष रूप से एक नार्सिसिस्ट, इस जरूरत को पहचानता है। वे शुरुआत में अत्यधिक प्रशंसा और ध्यान दे सकते हैं, जिससे पीड़ित को विशेष और मूल्यवान महसूस होता है। एक बार जब पीड़ित आदी हो जाता है, तो हेरफेर करने वाला उस वैलिडेशन को वापस लेना शुरू कर देता है, जिससे पीड़ित उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अत्यधिक सहानुभूति। सहानुभूति एक अद्भुत मानवीय गुण है, लेकिन जब ये अत्यधिक हो जाती है तो ये एक कमजोरी बन सकती है। अत्यधिक सहानुभूति रखने वाले लोग दूसरों के दर्द को बहुत गहराई से महसूस करते हैं और हमेशा मदद करने की कोशिश करते हैं। हेरफेर करने वाले, जो अक्सर पीड़ित की भूमिका निभाने में माहिर होते हैं, इस सहानुभूति का फायदा उठाते हैं। वे अपनी दुखद कहानियों से आपको आकर्षित करते हैं, जिससे आप उनके लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं और उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं, अक्सर अपनी खुद की भलाई की कीमत पर।
अब तक हमने डार्क साइकोलॉजी की दुनिया के अंधेरे कोनों की खोज की है, हेर फेर करने वाले लोगों के दिमाग में झांका है और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली युक्तियों को समझा है। अब समय है रोशनी की ओर मुड़ने का। अब हम सीखेंगे कि इस ज्ञान का उपयोग खुद को बचाने और एक मानसिक किला बनाने के लिए कैसे किया जाए जो मनोवैज्ञानिक हमलों का सामना कर सके। विनी नेल्सन हमें सिखाती हैं कि सबसे अच्छा बचाव एक मजबूत अपराध नहीं बल्कि एक अभेद्य रक्षा है जो आत्मजागरूकता, सीमाओं और भावनात्मक लचीलेपन पर बनी है। हेर फेर के खिलाफ रक्षा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है चेतावनी के संकेतों को पहचानना। जब आप जानते हैं कि क्या देखना है तो आप एक हेर फेर करने वाले को मीलों दूर से पहचान सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख लाल झंडे दिए गए हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। लव बॉम्बिंग, रिश्ते की शुरुआत में अत्यधिक प्रशंसा, ध्यान और स्नेह। यह आपको आदी बनाने और आपकी सुरक्षा को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। गैस लाइटिंग, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, आपकी वास्तविकता पर सवाल उठाना। यदि आप खुद को लगातार यह कहते हुए पाते हैं कि शायद मैं पागल हो रहा हूं, तो ये एक बड़ा लाल झंडा है। लगातार पीड़ित की भूमिका निभाना, वे कभी भी किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। हमेशा कोई दूसरा या कुछ और दोष देने के लिए होता है। सीमाओं का सम्मान न करना, वे बार बार आपकी सीमाओं को लांघते हैं भले ही आपने उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया हो। अलगाव, वे आपको आपके दोस्तों और परिवार से दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि वे आपके जीवन में एकमात्र प्रभाव बन सके। मजाक जो चोट पहुंचाते हैं, वे आपकी असुरक्षाओं का मजाक उड़ाते हैं और फिर कहते हैं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम इतने संवेदनशील क्यों हो? इन संकेतों को पहचानना आपको एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली देता है। यह आपको एक संभावित खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने का मौका देता है, इससे पहले कि आप बहुत गहराई से उलझ जाएं। रक्षा की दूसरी पंक्ति है मजबूत सीमाएं निर्धारित करना और उन्हें लागू करना। सीमाएं वे नियम हैं जिन्हें आप खुद के लिए निर्धारित करते हैं कि आप दूसरों से कैसा व्यवहार स्वीकार करेंगे। ये आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली बाड़ की तरह है। सीमाएं निर्धारित करना स्वार्थी नहीं है, ये आत्मसम्मान का एक कार्य है। आपको स्पष्ट रूप से संवाद करना होगा कि आपकी सीमाएं क्या हैं। उदाहरण के लिए, मैं सराहना करता हूं कि आप अपनी राय शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं इस विषय पर अब और चर्चा नहीं करना चाहता। या फिर, यदि आप मुझ पर चिल्लाना जारी रखते हैं तो मैं यह बातचीत समाप्त कर दूंगा। सीमाएं निर्धारित करना केवल आधा काम है, असली चुनौती उन्हें लागू करने में है। जब कोई आपकी सीमा का उल्लंघन करता है तो आपको उस परिणाम का पालन करना होगा जो आपने बताया है। ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह दूसरों को सिखाता है कि आप अपने साथ कैसा व्यवहार करने की अनुमति देंगे। रक्षा की तीसरी पंक्ति है भावनात्मक टुकड़ी का अभ्यास करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक भावनाहीन रोबोट बन जाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देते। जब एक हेरफेर करने वाला आपके भावनात्मक बटन दबाने की कोशिश करता है तो एक कदम पीछे हटे और स्थिति को निष्पक्ष रूप से देखें। खुद से पूछें कि वे मुझे कैसा महसूस कराना चाहते हैं और क्यों। ये आपको भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय एक तार्किक प्रतिक्रिया चुनने में मदद करता है। अंत में रक्षा की चौथी और सबसे स्थायी पंक्ति है अपने आत्ममूल्य का निर्माण करना। हेरफेर करने वाले उन लोगों पर फलते फूलते हैं जिन्हें बाहरी सत्यापन की आवश्यकता होती है। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, जब आपका आत्मसम्मान भीतर से आता है, तो आप हेरफेर के प्रति बहुत कम संवेदनशील हो जाते हैं। एक हेरफेर करने वाले की प्रशंसा या आलोचना पर आपका बहुत कम प्रभाव पड़ता है क्योंकि आप उनकी राय पर अपनी आत्ममूल्यता का आधार नहीं रखते हैं। इन रक्षात्मक रणनीतियों को एक साथ लाना आपको एक शक्तिशाली मानसिक कवच प्रदान करता है। यह आपको सिखाता है कि कैसे सतर्क रहें, कैसे अपनी जमीन पर खड़े रहें और कैसे अपनी आंतरिक शांति की रक्षा करें। यह आपको याद दिलाता है कि आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि आप अपने जीवन में किसको आने देते हैं और आप उनके साथ कैसा व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। यह ज्ञान आपको एक निष्क्रिय लक्ष्य से एक सशक्त रक्षक में परिवर्तित करता है जो अपने मानसिक और भावनात्मक क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम है। अब तक हमने डार्क साइकोलॉजी की दुनिया के खतरों और उनसे बचाव के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया है। हमने सीखा है कि कैसे हेरफेर करने वाले सोचते हैं, वे कौन सी युक्तियां अपनाते हैं और हम अपनी रक्षा के लिए एक मानसिक किला कैसे बना सकते हैं। लेकिन इस ज्ञान का एक और पहलू है, एक ऐसा पहलू जो हमें केवल रक्षा से आगे बढ़कर निर्माण की ओर ले जाता है। ये खंड इस बारे में है कि हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की अपनी समझ का उपयोग नैतिक रूप से कैसे कर सकते हैं ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। ये डार्क साइकोलॉजी के ज्ञान को प्रकाश की शक्ति में बदलने के बारे में है।
इस प्रक्रिया का पहला कदम है आत्म हेरफेर यानी सेल्फ मैनिपुलेशन की अवधारणा को समझना, लेकिन एक सकारात्मक अर्थ में। यदि नकारात्मक सुझाव और विश्वास हमारे अवचेतन मन को नकारात्मक परिणामों के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, तो सकारात्मक सुझाव और विश्वास भी उसे सकारात्मक परिणामों के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। ये डॉक्टर जोसेफ मॉफी जैसे विचारकों का काम का सार है, जो सिखाते हैं कि हम अपने अवचेतन मन को सफलता, स्वास्थ्य और खुशी के लिए निर्देशित करने के लिए सकारात्मक पुष्टि यानी एफर्मेशंस और मानसिक चित्रण यानी विजुअलाइजेशन का उपयोग कर सकते हैं। ये अपने स्वयं के मन पर नैतिक माइंड कंट्रोल का एक रूप है। जब आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं आत्मविश्वासी और सक्षम हूं, और आप उस आत्मविश्वास को महसूस करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन में एक नया सशक्त विश्वास स्थापित कर रहे होते हैं। ये आपके आंतरिक संवाद को एक आलोचक से एक कोच में बदल देता है। दूसरा, हम दूसरों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सक्रिय श्रवण और सहानुभूति यानी एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथी के सिद्धांतों को समझकर हम बेहतर दोस्त, साथी और सहकर्मी बन सकते हैं। जब हम वास्तव में ये समझने का प्रयास करते हैं कि दूसरा व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, तो हम विश्वास और संबंध बनाते हैं। ये हेरफेर के विपरीत है, जो केवल अपने स्वयं के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तीसरा, हम अनुनय यानी पर्सुएजन के सिद्धांतों का उपयोग नैतिक रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए कर सकते हैं। रॉबर्ट चिल्डिनी जैसे मनोवैज्ञानिकों ने अनुनय के कई सार्वभौमिक सिद्धांतों की पहचान की है, जैसे कि पारस्परिकता, सामाजिक प्रमाण और अधिकार। इन सिद्धांतों को समझना हमें एक अधिक प्रभावी संचारक बना सकता है। उदाहरण के लिए, पारस्परिकता का सिद्धांत कहता है कि जब हम दूसरों को कुछ देते हैं, तो वे बदले में कुछ देने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। आप इस सिद्धांत का उपयोग दूसरों की उदारता से मदद करके सद्भावना बनाने के लिए कर सकते हैं, ये जानते हुए कि जब आपको मदद की ज़रूरत होगी, तो वे आपकी मदद करने की अधिक संभावना रखेंगे। ये एक लेन देन की रणनीति नहीं है, बल्कि वास्तविक सहायक संबंध बनाने का एक तरीका है। चौथा, हम अपनी कमजोरियों की समझ का उपयोग उन्हें ताकत में बदलने के लिए कर सकते हैं। यदि आप जानते हैं कि आप एक लोगों को खुश करने वाले यानी पीपल प्लीजर हैं, तो आप इस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। आप मुखरता यानी असर्टिवनेस का अभ्यास कर सकते हैं और स्वस्थ सीमाएं सेट करना सीख सकते हैं। ये न केवल हेरफेर से बचाता है, बल्कि ये आपको एक अधिक प्रामाणिक और आत्मसम्मानित व्यक्ति भी बनाता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि मनोवैज्ञानिक ज्ञान एक दुधारी तलवार है। इसका उपयोग भलाई के लिए या नुकसान के लिए किया जा सकता है। डार्क साइकोलॉजी का अध्ययन करने का उद्देश्य उन लोगों की तरह बनना नहीं है जो उसका दुरुपयोग करते हैं। उद्देश्य विपरीत है, मानव स्वभाव की गहरी समझ हासिल करना, ताकि हम खुद को और दूसरों को नुकसान से बचा सकें और एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद कर सकें जो सहानुभूति, समझ और पारस्परिक सम्मान पर आधारित हो। ये ज्ञान हमें एक बड़ी जिम्मेदारी भी देता है। जब हम हेर फेर को पहचानते हैं, चाहे वो हम पर निर्देशित हो या किसी और पर, तो हमारे पास बोलने का अवसर और शायद एक दायित्व भी है। यह हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन एक स्वस्थ और नैतिक समाज का निर्माण उन लोगों पर निर्भर करता है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने को तैयार हैं। अंत में, डार्क साइकोलॉजी का अध्ययन हमें मानव होने के बारे में एक गहरा सबक सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि हम सभी में प्रकाश और अंधकार दोनों की क्षमता है। यह हमें याद दिलाता है कि आत्म जागरूकता, सचेत विकल्प और नैतिक सिद्धांत एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। यह हमें केवल सर्वाइवर नहीं, बल्कि अपने और अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के एजेंट बनने के लिए सशक्त करता है। अब तक हमने डार्क साइकोलॉजी की दुनिया के खतरों और उनसे बचाव के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया है। हमने सीखा है कि कैसे हेरफेर करने वाले सोचते हैं, वे कौन सी युक्तियां अपनाते हैं और हम अपनी रक्षा के लिए एक मानसिक किला कैसे बना सकते हैं। लेकिन इस ज्ञान का एक और पहलू है, एक ऐसा पहलू जो हमें केवल रक्षा से आगे बढ़कर निर्माण की ओर ले जाता है। ये खंड इस बारे में है कि हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की अपनी समझ का उपयोग नैतिक रूप से कैसे कर सकते हैं, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। ये डार्क साइकोलॉजी के ज्ञान को प्रकाश की शक्ति में बदलने के बारे में है। इस प्रक्रिया का पहला कदम है आत्म हेरफेर की अवधारणा को समझना, लेकिन एक सकारात्मक अर्थ में।
यदि नकारात्मक सुझाव और विश्वास हमारे अवचेतन मन को नकारात्मक परिणामों के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, तो सकारात्मक सुझाव और विश्वास भी उसे सकारात्मक परिणामों के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी जैसे विचारकों के काम का सार है, जो सिखाते हैं कि हम अपने अवचेतन मन को सफलता, स्वास्थ्य और खुशी के लिए निर्देशित करने के लिए सकारात्मक पुष्टि यानी एफर्मेशंस और मानसिक चित्रण का यानी विजुअलाइजेशन का उपयोग कर सकते हैं। ये अपने स्वयं के मन पर एक नैतिक माइंड कंट्रोल का रूप है। जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं आत्मविश्वासी और सक्षम हूं, और आप उस आत्मविश्वास को महसूस करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन में एक नया और सशक्त विश्वास स्थापित कर रहे होते हैं। यह आपके आंतरिक संवाद को एक आलोचक से एक कोच में बदल देता है। दूसरा, हम दूसरों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सक्रिय श्रवण यानी एक्टिव लिसनिंग और सहानुभूति यानी एम्पैथी के सिद्धांतों को समझकर हम बेहतर दोस्त, साथी और सहकर्मी बन सकते हैं। जब हम वास्तव में ये समझने का प्रयास करते हैं कि दूसरा व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, तो हम विश्वास और संबंध बनाते हैं। ये हेरफेर के विपरीत है, जो केवल अपने स्वयं के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तीसरा, हम अनुनय यानी पर्सुएशन के सिद्धांतों का उपयोग नैतिक रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए कर सकते हैं। रॉबर्ट सियाल्डनी जैसे मनोवैज्ञानिकों ने अनुनय के कई सार्वभौमिक सिद्धांतों की पहचान की है, जैसे कि पारस्परिकता, सामाजिक प्रमाण और अधिकार। इन सिद्धांतों को समझना हमें एक अधिक प्रभावी संचारक बना सकता है। उदाहरण के लिए, पारस्परिकता का सिद्धांत कहता है कि जब हम दूसरों को कुछ देते हैं, तो वे बदले में कुछ देने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। आप इस सिद्धांत का उपयोग दूसरों की उदारता से मदद करके सद्भावना बनाने के लिए कर सकते हैं, ये जानते हुए कि जब आपको मदद की जरूरत होगी, तो वे आपकी मदद करने की अधिक संभावना रखेंगे। ये एक लेनदेन की रणनीति नहीं है, बल्कि वास्तविक सहायक संबंध बनाने का एक तरीका है। चौथा, हम अपनी कमजोरियों की समझ का उपयोग उन्हें ताकत में बदलने के लिए कर सकते हैं। यदि आप जानते हैं कि आप एक लोगों को खुश करने वाले यानी पीपल प्लीजर हैं, तो आप इस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। आप मुखरता का अभ्यास कर सकते हैं और स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना सीख सकते हैं। ये न केवल आपको हेरफेर से बचाता है, बल्कि ये आपको एक अधिक प्रामाणिक और आत्मसम्मानित व्यक्ति भी बनाता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि मनोवैज्ञानिक ज्ञान एक दो-धारी तलवार है। इसका उपयोग भलाई के लिए या नुकसान के लिए किया जा सकता है। डार्क साइकोलॉजी का अध्ययन करने का उद्देश्य उन लोगों की तरह बनना नहीं है जो इसका दुरुपयोग करते हैं। उद्देश्य विपरीत है, मानव स्वभाव की गहरी समझ हासिल करना, ताकि हम खुद को और दूसरों को नुकसान से बचा सकें और एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद कर सकें जो सहानुभूति, समझ और पारस्परिक सम्मान पर आधारित हो। ये ज्ञान हमें एक बड़ी जिम्मेदारी भी देता है। जब हम हेरफेर को पहचानते हैं, चाहे वो हम पर निर्देशित हो या किसी और पर, तो हमारे पास बोलने का अवसर और शायद एक दायित्व भी होता है। ये हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन एक स्वस्थ और नैतिक समाज का निर्माण उन लोगों पर निर्भर करता है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने को तैयार हैं। अंत में, डार्क साइकोलॉजी का अध्ययन हमें मानव होने के बारे में एक गहरा सबक सिखाता है। ये हमें दिखाता है कि हम सभी में प्रकाश और अंधकार दोनों की क्षमता है। ये हमें याद दिलाता है कि आत्म-जागरूकता, सचेत विकल्प और नैतिक सिद्धांत एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। ये हमें केवल सर्वाइवर नहीं, बल्कि अपने और अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के एजेंट बनने के लिए सशक्त बनाता है। आज हमने डार्क साइकोलॉजी की जटिल और अक्सर परेशान करने वाली दुनिया के माध्यम से एक गहन यात्रा की है। हमने प्रिया की कहानी से शुरुआत की, जो हम में से कई लोगों की तरह अनजाने में हेरफेर का शिकार हो गई थी। हमने मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष, डार्क ट्रायड, नार्सिसिज्म, मैकियावेलिनिज्म और साइकोपैथी को समझा। हमने माइंड कंट्रोल, ब्रेन वॉशिंग, भावनात्मक हेरफेर और धोखे जैसी शक्तिशाली युक्तियों का पता लगाया। हमने नैतिक अनुनय और अनैतिक हेरफेर के बीच की महत्वपूर्ण रेखा को भी पहचाना। हमने ये भी खोजा कि हेरफेर करने वाले अपने पीड़ितों को कैसे चुनते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने खुद को बचाने के लिए एक मजबूत रक्षा प्रणाली बनाने के लिए व्यवहारिक रणनीतियां सीखीं। अंत में हमने इस ज्ञान का उपयोग नैतिक रूप से अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के तरीकों पर विचार किया। इस पूरी यात्रा का सार क्या है? इस ज्ञान का अंतिम सबसे मूल्यवान सबक क्या है? मेरे लिए ये यही है, जागरूकता ही स्वतंत्रता है। जब तक हम उन मनोवैज्ञानिक शक्तियों से अनजान रहते हैं जो हमारे और दूसरों के व्यवहार को संचालित करती हैं, हम उनकी कठपुतलियां बने रहते हैं। हम अपने स्वयं के अचेतन पूर्वाग्रहों, अपनी बिना जांची परखी मान्यताओं और दूसरों के सूक्ष्म हेरफेर के शिकार होते हैं।
हम एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसे हम सोचते हैं कि हम चुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारे लिए चुनी जा रही है। डार्क साइकोलॉजी का अध्ययन उस अज्ञानता के पर्दे को हटा देता है। ये हमें उन अदृश्य धागों को रोशन करता है जो हमें खींच रहे हैं। ये हमें हमारे अपने दिमाग के कामकाज और दूसरों के दिमाग के कामकाज के बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है। और इस जागरूकता के साथ शक्ति आती है, चुनाव की शक्ति। अब आप एक निष्क्रिय पीड़ित नहीं हैं, आप एक जागरूक पर्यवेक्षक हैं। आप उन युक्तियों को पहचान सकते हैं जो आप पर इस्तेमाल की जा रही हैं। आप उन भावनात्मक बटनों को महसूस कर सकते हैं जिन्हें दबाया जा रहा है। और क्योंकि आप उन्हें देख सकते हैं, आप ये चुन सकते हैं कि आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे। आप स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करने के बजाय सचेत रूप से जवाब दे सकते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। ये किताब हमें एक असहज लेकिन आवश्यक सत्य का सामना करने के लिए मजबूर करती है कि दुनिया हमेशा एक सुरक्षित और दयालु जगह नहीं होती है। ऐसे लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, जो आपका फायदा उठाएंगे और जो अपने स्वार्थ के लिए आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे। इस सच्चाई को नजरअंदाज करना भोलापन है, लेकिन इस सच्चाई से डरकर जीना भी एक समाधान नहीं है। समाधान ज्ञान में है। समाधान खुद को उन उपकरणों से लैस करने में है जिनकी आपको इस जटिल सामाजिक दुनिया को नेविगेट करने के लिए आवश्यकता है। इस यात्रा को समाप्त करने के लिए मैं आपको एक अंतिम कार्य करने योग्य विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। ये एक सरल मानसिक व्यायाम है जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। हर दिन के अंत में अपनी बातचीत और अनुभवों पर विचार करने के लिए बस 5 मिनट का समय निकालें। खुद से पूछें कि आज कोई ऐसा मोमेंट था जब मैंने दबाव, दोषी या भ्रमित महसूस किया। उस फीलिंग से ठीक पहले क्या हुआ था, क्या कहा गया था? क्या मेरी प्रतिक्रिया मेरी अपनी थी या मैं किसी और की अपेक्षाओं पर प्रतिक्रिया दे रहा था? ये छोटा सा दैनिक आत्मचिंतन आपकी जागरूकता की मांसपेशी का निर्माण करेगा। ये आपको उन पैटर्न को पहचानने में मदद करेगा जिन्हें आप पहले नजरअंदाज कर सकते थे। ये आपको अपने मानसिक और भावनात्मक क्षेत्र का एक अधिक सतर्क और प्रभावी संरक्षक बनाएगा। याद रखें, इस ज्ञान का उद्देश्य आपको संदेहवादी या अविश्वासी बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य आपको समझदार बनाना है। यह आपको प्रामाणिक, भरोसेमंद रिश्तों को पहचानने और उनका मूल्य देने में मदद करेगा, जबकि आपको उन रिश्तों से खुद को बचाने की अनुमति देगा जो हानिकारक है। अगर डार्क साइकोलॉजी की इस यात्रा ने आपको मानव स्वभाव के बारे में एक नया दृष्टिकोण दिया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि कौन सी हेरफेर की युक्ति आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। और ऐसे ही गहन मनोवैज्ञानिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम यहाँ आपको केवल जानकारी नहीं, बल्कि खुद को सशक्त बनाने के लिए उपकरण देते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।